नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज पिकल। न्यूज पिकल के इस अंक में हम लोग बात करेंगे संसद में पास हुए 2 विधेयकों की, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। संसद का बजट सत्र 4 अप्रैल को समाप्त हो गया। इसमें 2 महत्वपूर्ण विधेयक पास हुए। संसद के दोनों हाउसेस, राज्यसभा और लोकसभा में दोनों बिल पास हो गए हैं। और 4 अप्रैल को जिस दिन संसद का बजट सत्र समाप्त हुआ, उसके अगले दिन राष्ट्रपति महोदया का भी दोनों बिल को अप्रूवल मिल गया। तो अब फाइनली ये दोनों कानून का रूप ले चुका है। तो इसकी खूब चर्चा हो रही है। हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसमें कई बातें मैं ऐसी बताऊंगा जो शायद आप कहीं दूसरे जगह आपको सुनने को नहीं मिला होगा। सबसे बड़ी बात है कि इस बिल के पास होने के बाद 2-3 चीज़ों की बहुत चर्चा हो रही है। कुछ लोग मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी आज तक के भारत के इतिहास में सबसे बोल्डेस्ट पीएम इनको माना जा रहा है। क्योंकि जैसा जैसा निर्णय इन्होंने पिछले 2 चुनाव जीतने के बाद, ये तीसरे चुनाव के अंदर जीतकर वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको छूने का हिम्मत कोई राजनीतिज्ञ नहीं करता था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट था कश्मीर में 370 का हटना। अयोध्या इशू भी बहुत बड़ा पेंडिंग इशू था, 500 साल से वो चला आ रहा था, वो समाप्त हो गया। 370 कश्मीर से ख़त्म हो गया। इसके बाद इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जिसको बोलते हैं, उस पर भी कानून बना। और ऐसे कई मुद्दे हैं। इस बार वक्त अमेंडमेंट बिल के नाम पर ये नया कानून बना है। और एक और विधेयक जो इस सत्र में पास हुआ वो है द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025। अब सब कानून का रूप ले चुका है। चूंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के द्वारा पास किया इन दोनों विधेयकों को फाइनल अप्रूवल दे दिया है और गजट नोटिफिकेशन उनका निकल गया है। तो अब ये कानून का रूप ले चुका है। हालांकि विपक्ष के कुछ सदस्य खास करके वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है उसको चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए हैं और लोगों को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का भी इंतजार रहेगा। आपको ध्यान होगा 370 के समय में भी उस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट उसको जो कहते हो, जो सरकार जो पास की थी उस कानून को मान्यता दे दी गई है। आज भी जम्मू कश्मीर से 370 हट गया है। अब तो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन भी हो गया और वहाँ जनता के द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री राज्य के मुख्यमंत्री बनकर आ गए हैं और बहुत स्मूथ सरकार चल रहा है। और देश के अन्य भागों के जैसा कश्मीर में भी विकास का कार्य बहुत तेज है, तीव्र है। और जो कि समय समय पर जब प्रधानमंत्री उन चीज़ों का उद्घाटन करने के लिए जाते हैं तो पूरे देश को इस बात की जानकारी होते रहती है कि 370 के बाद हटने के बाद कि कश्मीर में क्या बदला। पहले आए दिन हम लोग सुनते रहते थे कि हर दिन पत्थरबाजी की घटना हो रही है, रोज़ आतंकवादी की घटना हो रही है, लोग लाल चौक और श्रीनगर के इलाकों में दिन में भी नहीं जा पा रहा है, टूरिस्ट तो कश्मीर जाने का सोच नहीं सकता है। तो सब बदलाव हम लोग के आंख के सामने है। अब जब वक्त अमेंडमेंट बिल की बात हो रही है तो पार्लियामेंट में बहुत लंबा 13-14 घंटे का बहस चला। दोनों हाउसेस में मिडनाइट के आसपास जाकर ये बिल पास हुआ। तो कई वक्ताओं ने इस पर भाषण दिया। खास करके जब संसद में किसी इस तरह के बिल पर चर्चा होती है तो जब नेताओं के द्वारा दिया गया भाषण कई वर्षों तक, आने वाले पीढ़ियों तक लोगों को याद होता है। मुझे याद है कि जब यूपीए का सरकार हुआ करता था तब भी लोग इंतजार करते थे कि विपक्ष के नेता के तौर पर भी विपक्ष की जो नेता सुषमा स्वराज हुआ करती थी तो क्या बोलती हैं, क्या बोल रही हैं उस इशू पे। राज्यसभा में अरुण जेटली उस पर क्या बोल रहे हैं। तो ये इस बार जो वक्त अमेंडमेंट बिल आया उसमें बहुत आश्चर्य हुआ, हर लोगों को आश्चर्य हुआ कि विपक्ष के नेता के तौर पर कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता हैं राहुल गांधी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए डिबेट में। हालांकि वो लगातार सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं कि सरकार संसद में विपक्षियों को बोलने का मौका नहीं देती है, उनका माइक बंद कर देती है। लेकिन ये तो बहुत अच्छा मौका था। ना तो राहुल गांधी इस पर उस डिबेट में पार्टिसिपेट किए और ना ही प्रियंका गांधी इस डिबेट में पार्टिसिपेट की। प्रियंका गांधी ने तो वोटिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं किया। तो कितना सीरियस पॉलिटिशियन है। इसी सब समय में जनता देखती है कि आप किस बिल में आपका क्या रुख है, आप क्या बोलते हैं।
बिल पास होना नहीं पास होना दूसरा बात है, लेकिन एज ए विपक्ष आप क्या तर्क दे रहे हो ये बहुत मैटर करता है। दूसरा ये भी बात चल रहा है कि प्रधानमंत्री लोग तुलना करते हैं कि आज तक के भारत के इतिहास में सबसे बोल्ड प्राइम मिनिस्टर कौन हुआ। कुछ लोगों का मानना है कि इंदिरा गांधी सबसे बोल्ड प्राइम मिनिस्टर हुई और कुछ लोगों का मानना है कि नरेंद्र मोदी सबसे बोल्ड प्राइम मिनिस्टर हुए। ये तो इतिहास तय करेगा कि कौन सा प्रधानमंत्री सबसे बोल्ड प्रधानमंत्री हुआ। क्योंकि यहाँ एक बात मैं रखना चाहता हूँ, एक होता है सरकमस्टेंसेस, कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जिसमें आपको डिसीजन लेना ही लेना है। जैसे इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तब बांग्लादेश अलग हुआ था, वो एक परिस्थिति आ गई थी। उस समय भारत का जो भी प्रधानमंत्री होता कुछ ना कुछ तो निर्णय लेता, उसके पड़ोस का मामला था। तो एक होता है कंपलसरी आपको कुछ निर्णय लेना है, लेकिन उसके बाद भी जब ऐसा जो क्रिटिक्स हैं वो मानते हैं कि जब 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारत ने सरेंडर कराया तो उस वक्त भारत को एक बहुत बड़ा अच्छा मौका था कि पीओके की समस्या को सॉल्व कर सकता था। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने पाकिस्तानी काउंटर पार्ट से दबाव बनाकर पीओके को वापस भारत में ले सकती थी और जो कश्मीर समस्या है वो सॉल्व हो सकता था, वहाँ शांति और अमन चैन आ सकता था। लेकिन अब हम लोग उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, देखिए हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली की। जब से प्रधानमंत्री बने हैं अयोध्या इशू एक सॉल्व हुआ, लोग बोलेंगे कि कोर्ट का ये फैसला था, ठीक है कोर्ट का फैसला था, लेकिन उसके बाद का भी एक्शन हम लोगों ने देखा है। और उसमें सरकार का पक्ष रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोर्ट में। दूसरा 370 का कश्मीर से हट जाना हमने चर्चा किया। इसके अलावा ट्रिपल तलाक पर कानून बनाना, जो समान नागरिक जो सीए जो हम लोग बात करते हैं सीए पे कानून बनाना, कई कानून बने और अभी वक्त अमेंडमेंट बिल पर कानून बनाना। तो एक होता है कि आप उन सब इश्यूज को छू रहे हो जिसको छूने से लोग डरता है। तो ये है इस बेसिस पर कई लोग मानते हैं कि नरेंद्र मोदी सबसे बोल्ड प्राइम मिनिस्टर अब तक भारत के इतिहास में रहे हैं। और जहां तक वक्त अमेंडमेंट बिल का बात है, क्यों लाना पड़ा, अगर आपको ध्यान होगा कि एक सच्चर कमेटी बनाया गया था और वो मुसलमानों का बैकवर्डनेस क्यों है इसको स्टडी करने के लिए वो कमेटी बनाया गया था। तो उस कमेटी ने भी पाया था कि वक्फ की जो संपत्ति है उससे जो आमदनी हो रही है वो बहुत कम हो रही है, और अगर उसको अच्छा से उसको मैनेज किया जाए, ट्रांसपेरेंट वे में मैनेज किया जाए, करप्शन वहाँ अगर ख़त्म हो जाए तो उससे आमदनी कई गुना बढ़ जाएगा और उससे गरीब मुसलमानों का कल्याण किया जा सकता है और उनका बैकवर्डनेस को दूर किया जा सकता है। जब आपको आश्चर्य होगा, अगर वक्फ की संपत्ति की बात करें तो पूरे भारत में 8.7 लाख प्रॉपर्टीज है वक्फ के पास, और ये अगर जमीन की बात करें तो 9.4 लाख हेक्टेयर भूमि जो है वक्फ के पास है। ये इंडियन रेलवेज और आर्मी के बाद तीसरा सबसे बड़ा भूखंड का स्वामी है वो, जिसके पास ये अरबों का संपत्ति हो। ये माना जाता है कि 1.20 लाख करोड़ के संपत्ति है। आप कल्पना करो कि अगर किसी के पास उतना संपत्ति होगा तो उससे कितना इनकम होना चाहिए। सच्चर कमेटी ने अनुमान लगाया था, उस समय अनुमान लगाया था कि 12,000 करोड़ हर साल उससे आमदनी होनी चाहिए। अब तो समय बीत चुका है, सच्चर कमेटी के बाद दशकों का समय बीत गया है, तो अब तो आप अंदाजा लगाओ कि 12,000 करोड़ कितना उसका आमदनी और कई फोल्ड गुना हो जाना चाहिए था। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि अगर अभी की बात करें तो मतलब कितने आप 150 करोड़ से ज़्यादा रुपया साल का नहीं आता है वक्त प्रॉपर्टीज को मैनेज करके। अगर साल दर साल का डेटा लेंगे तो 2019-20 में 167 करोड़ का इनको इनकम हुआ था। उसके बाद लगातार, हालांकि कोरोना का दौर था, लेकिन लगातार उनका इनकम घटता चला गया। उसके बाद फिर 104 करोड़ 2021 में हुआ। उसके बाद अभी तो 10 करोड़ पर एनम का उनका आमदनी हुआ है इस करेंट ईयर में, अब तक का जो अनुमान है। तो आप अंदाजा लगाओ कि जिसके पास इतना संपत्ति हो उसको इतना कम इनकम कैसे हो रहा है। तो सरकार ये मानती है कि इस बिल में जितने भी अलग मुसलमानों के अंदर जो कई कम्युनिटी हैं उनको डायरेक्ट समर्थन मिला है। जब जेपीसी के दौरान सब लोगों ने खुलकर सरकार को इस बिल को लाने के लिए
उसकी पैरवी की थी। और इसका विरोध कौन कर रहा है? तो सरकार का मानना है कि जो भी लोग वक्फ की संपत्ति को मैनेज कर रहे हैं और वहाँ भ्रष्टाचार है, ट्रांसपेरेंसी की कमी है, तो उस तरह के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और सरकार मानती है कि ये धर्म से जुड़ा मुद्दा नहीं है, ये प्रॉपर्टीज को मैनेज करने का मामला है। खैर, आने वाले समय में इसका इम्प्लीकेशन हम लोग को देखने के लिए मिलेगा कि अगर इसकी आमदनी बढ़ती है, मुसलमानों की दशा अच्छी होती है, या मुसलमानों को भी आने वाले समय में पता चलेगा कि ये जो बिल था उससे उनका क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। ये तो समय बताएगा, ये रिव्यू किया जाएगा। अब तो कानून का रूप ले लिया गया है। पहले क्या होता था कि किसी संपत्ति को का अगर दावा वक्फ कर देगी तो ये आसान नहीं होता था कि जो दूसरा संपत्ति मालिक है वो उस जमीन को अपना किसी तरह से भी कर ले। अब जो है सब जमीन का रिकॉर्ड है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट में उसको डीएम भी बोलते हैं, तो वो तय करेंगे कि वो जमीन का स्वामित्व किसके पास है। अगर आपके जिसके पास कागज होगा वही तो जमीन का मालिक होना चाहिए। तो हालांकि संसद में विपक्ष की तरफ से भी कई तर्क दिए गए और सरकार की तरफ से भी कई तर्क दिए गए। आज के दिन में ये कानून बन गया है और आने वाले समय में लगातार इस पर हम लोग सबकी नज़र रहेगी कि इससे क्या फ़ायदा हुआ और ये कानून लाना कितना ज़रूरी था। दूसरा एक जो कानून की मैं बात कर रहा हूँ जो बन गया, द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025। अब तो इसका इन दोनों विधेयक कानून बन गया, इनका गजट निकल चुका है। उसमें आपको आश्चर्य होगा कि पहले से 4 कानून चल रहे थे, उसको सबको ख़त्म करके एक कानून बना दिया गया। सारे फॉरेनर्स और इसमें इलीगल माइग्रेंट्स जो भी हैं, जिसको हम लोग अवैध घुसपैठी बोलते हैं, या किसी भी तरह से फॉरेनर्स को डिफाइन करना, फॉरेनर्स की पहचान करना, वो तो ये सब अब इस नए कानून के हिसाब से होगा। आपको बहुत आश्चर्य होगा, ये तो ग्लोबलाइजेशन का एरा है। हर देश के लोग एक दूसरे देश में व्यापार के लिए, एजुकेशन के लिए, इलाज के लिए आना जाना पहले से कई गुना बढ़ गया है। तो ऐसे में आपके पास क्लियर कट कानून तो होना ही चाहिए था। तो अभी तक हम लोग स्वतंत्रता के बाद कोई भी कानून इस पर नहीं था। जो भी कानून हम लोग फॉलो कर रहे थे, एक पासपोर्ट एक्ट था 1920 का, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट था 1939 का। कल्पना कीजिए 1947 में हम लोग स्वतंत्र हुए, उसी एक्ट पर अभी तक हम लोग विदेशियों से डील कर रहे थे। एक फॉरेनर्स एक्ट था 1946 का, वो भी स्वतंत्रता से पहले का था। एक बाद में 2000 में बना था इमाइग्रेशन एक्ट। वो ये चारों को मिलाकर अब एक एक्ट कर दिया गया है, द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025, जो कि अब कानून का रूप ले चुका है। इसमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? पहले क्या होता था कि कोई भी अगर विदेशी है, अवैध इलीगल विदेशी माइग्रेंट्स, खास करके बांग्लादेशी घुसपैठियों की हम लोग के देश में बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसकी लगातार चुनावों में चर्चा होते रहती है। तो अभी तक क्या था कि स्टेट, अगर आप किसी इलीगल माइग्रेंट्स को पकड़ भी लिए तो आपको साबित, एक होता था कि जब आप किसी इलीगल को पकड़ भी लिए तो ये साबित करना कि वो इलीगल माइग्रेंट्स है, दूसरे देश से अवैध तरीके से भारत में आया हुआ है, तो ये प्रूफ करने का काम स्टेट का था। अब ये नए कानून बन जाने के बाद उस इंडिविजुअल को ही प्रूफ करना पड़ेगा कि वो भारत का नागरिक है। तो अब जो है कानून जो है सख्त हो गया है। इसके साथ साथ अगर आप कोई फोर्स डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर भारत में आए हैं, या तो आपने फोर्स पासपोर्ट का यूज किया है, फोर्स वीज़ा का यूज किया है, तो इसमें जो सज़ा है इसको कड़ा कर दिया गया है। जैसे अब 1 साल से लेकर 7 साल तक का आपको कैद हो सकता है, 2 साल से लेकर 7 साल तक का कैद हो सकता है, और 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का आपको फाइन भी हो सकता है। तो अब जो है आप अवैध घुसपैठियों का डिपोर्टेशन करना बहुत आसान हो जाएगा, पहले से बहुत आसान हो जाएगा, चूँकि कानून आपके पास खड़ा है। दूसरा क्या है, जितने भी इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो स्कूल है, अगर कोई विदेशी वहाँ एजुकेशन के लिए आता है तो आपको इसकी जानकारी देनी होगी, ये मैंडेटरी है। ऐसे ही कोई हॉस्पिटल है, वहाँ कोई इलाज के लिए कोई विदेशी आ रहा है तो आपको इसकी जानकारी देनी होगी। कोई भी जो एयरलाइंस या जिस शिप से आप आ रहे हैं, तो कैरियर को आपको पहले से एडवांस में उसके क्रू मेंबर है या जो भी है, तो जितने भी फॉरेनर्स हैं उसका डिटेल आपको शेयर करना पड़ेगा। तो इस तरह से अब उनका ट्रैकिंग बहुत आसान होगा। भारत सरकार के पास अब अधिकार होगा कि किसी भी प्रेमिसेस को रिस्ट्रिक्टेड प्रेमिसेस कह सकता है, जहां विदेशी नहीं जा पाएंगे। तो इस कानून के बनने से नेशनल सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं,
उस पर जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उस पर बहुत हद तक अच्छा काम हो सकेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा पुख्ता हो पाएगा। हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सरकार ने, अगर आप तुलना करेंगे यूपीए से और अब जो नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है, तो 2014 से पहले 5300 कुछ किलोमीटर जो है इतने ही एरिया बॉर्डर पे हम लोग का सड़क हुआ करता था। अब जो ये टोटल सड़कों की लंबाई बॉर्डर पर जो है ये 20,000 से पार कर गई है। मतलब 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़क का निर्माण हो चुका है। तो ये नरेंद्र मोदी के आने के बाद 15,000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़क का निर्माण हुआ है बॉर्डर्स पे। बजट की बात करेंगे तो 13,020 करोड़ आवंटित किया गया है 2026 तक के लिए, जिसमें कई हेलीपैड्स बनाने की बात है, बॉर्डर पे बाड़ लगाने की बात है। तो इस तरह की काम पर भी सरकार का फोकस है। जबकि पहले आपको ध्यान होगा कि पिछली सरकार में रक्षा मंत्री ए.के. एंटोनी जो बॉर्डर इलाका को नहीं डेवलप करने को ही सरकार की पॉलिसी मानते थे कि उसको नहीं डेवलप करना है, उससे दूसरे को इलीगल को आने में यहाँ दिक्कत आएगी। तो पॉलिसी में भारी बदलाव हुआ है। इसके अलावा जो जैसे पासपोर्ट ही जारी करने का जो सेंटर है 77 हुआ करता था, वो अब बढ़कर 500 से ज़्यादा कर दिया गया है। और जो पासपोर्ट बनवाने के लिए जो टाइम था, पहले अगर 45 दिन का टाइम लगता था, तो अब 4-5 दिन के अंदर आपका पासपोर्ट बनकर आ जाएगा। तो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर इधर भी डेवलप किया गया है। तो आने वाले समय में ऐसी उम्मीद की जा सकेगी कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, बांग्लादेशियों का जो प्रॉब्लम है इलीगल, रोहिंग्याज का जो प्रॉब्लम है, उनको पहचान करके उनको सजा देना या उनको देश से बाहर करना सरकार के लिए एक रास्ता खुलेगा। खास करके डेमोग्राफिक चेंज जो है बंगाल में, असम में, झारखंड में, इन सब राज्यों में ऐसा माना जाता है। इवन दिल्ली में भी चुनाव से पहले चर्चा हो रही थी। तो इनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और लाखों की संख्या में अवैध घुसपैठी भारत के अलग अलग जगह में रह रहे हैं। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं कि बजट सत्र में ये जो 2 इम्पोर्टेंट विधेयक पास हुए और जो कानून का रूप ले चुके हैं, आने वाले दिनों में इस पर सबकी नज़र रहेगी कि इस कानून से देश का क्या भला हो रहा है, क्या वास्तव में गरीब मुसलमानों का कल्याण हो रहा है, या मुसलमानों के मन में जो डर है या जो उनको डर बताया गया है, तो ये आने वाले समय में साफ हो जाएगा कि ये डर उनका जायज़ था या गलत था। दूसरा ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जितना नरेंद्र मोदी की सरकार और उनके एमपी इस राजनीति को सीरियस लेते हैं, क्या विपक्ष उतना सीरियस लेता है? जिस हिसाब से डिबेट में पार्टिसिपेशन हुआ, तो आपने ध्यान दिया होगा कि बीजेपी के जितने दिग्गज नेता थे, खुद अमित शाह आगे आकर इन दोनों डिबेट्स में पार्टिसिपेट किए, दोनों हाउसेस में उन्होंने अपनी बातों को रखा। तो उस हिसाब से कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा चेहरा सामने आकर इसका काउंटर नहीं किया। तो ये भी देखने वाली बात है। और दूसरा, एक जो राहुल गांधी के नई भाषण देने के पीछे जो एक तर्क दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों से राजनीति में कांग्रेस जो है सॉफ्ट हिंदुत्व का भी लाइन ली हुई है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी उस सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन में उन